अब हम प्रश्नावली के उत्तरों की चर्चा करेंगे। उत्तर संख्या 1 का जम्मू कश्मीर। उत्तर संख्या 2 का 395। उत्तर संख्या 3 गा 12। उत्तर संख्या 4 खा 22। उत्तर संख्या 5 का उदारवाद। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। अब हम प्रश्नावली के उत्तरों की चर्चा करेंगे। उत्तर संख्या 1 का जम्मू कश्मीर। उत्तर संख्या 2 का 395। उत्तर संख्या 3 गा 12। उत्तर संख्या 4 खा 22। उत्तर संख्या 5 का उदारवाद। उत्तर संख्या 6 किसी देश का संविधान एक सजीव व संवेदनशील ग्रंथ होता है। यह व्यक्तियों के लक्ष्यों, प्राथमिकता, मूल्यों को प्रकट करता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। उत्तर संख्या 6 किसी देश का संविधान एक सजीव व संवेदनशील ग्रंथ होता है। यह व्यक्तियों के लक्ष्यों, प्राथमिकता, मूल्यों को प्रकट करता है। अतः संविधान के लिए एक नैतिक आधार की आवश्यकता होती है, जो एक निश्चित राजनीतिक दर्शन व सोच द्वारा प्रदान किया जाता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। अतः संविधान के लिए एक नैतिक आधार की आवश्यकता होती है, जो एक निश्चित राजनीतिक दर्शन व सोच द्वारा प्रदान किया जाता है। उत्तर संख्या 7 उदारवाद समानता पर आधारित समाज का निर्माण, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, संघात्मकता। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। उत्तर संख्या 7 उदारवाद समानता पर आधारित समाज का निर्माण, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, संघात्मकता। उत्तर संख्या 8 धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है भारत में सभी धर्म समान हैं, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता है।
मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। उत्तर संख्या 8। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है भारत में सभी धर्म समान हैं, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता है। उत्तर संख्या 9। संविधान की प्रस्तावना संविधान का प्रारंभिक भाग है। इसमें संविधान में दिए गए सरकार के स्वरूप, समाज के मूल्यों, दर्शन व लक्ष्यों को दर्शाया गया है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। उत्तर संख्या 9। संविधान की प्रस्तावना संविधान का प्रारंभिक भाग है। इसमें संविधान में दिए गए सरकार के स्वरूप, समाज के मूल्यों, दर्शन व लक्ष्यों को दर्शाया गया है। उत्तर संख्या 10। व्यक्तिगत गरिमा का अर्थ मानवीय क्षमताओं, मानवीय विवेक, मानवीय प्रवृत्ति और मानवीय भावनाओं व इच्छाओं का सम्मान करना है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। उत्तर संख्या 10। व्यक्तिगत गरिमा का अर्थ मानवीय क्षमताओं, मानवीय विवेक, मानवीय प्रवृत्ति और मानवीय भावनाओं व इच्छाओं का सम्मान करना है। उत्तर संख्या 11। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। उत्तर संख्या 11। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। उत्तर संख्या 12। भारतीय संविधान की दो प्रमुख विशेषताएं हैं, लिखित संविधान तथा विशाल संविधान। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। उत्तर संख्या 12। भारतीय संविधान की दो प्रमुख विशेषताएं हैं, लिखित संविधान तथा विशाल संविधान। उत्तर संख्या 13। भारत के संविधान का निर्माण एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया गया। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। उत्तर संख्या 13। भारत के संविधान का निर्माण एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया गया।
उत्तर संख्या 14। उदारवाद भारतीय संविधान का प्रमुख वैचारिक व दार्शनिक आधार है, जिसका उद्देश्य भारतीय समाज को नकारात्मक रूढ़ियों व अंधविश्वासों से मुक्त करना है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। उत्तर संख्या 14। उदारवाद भारतीय संविधान का प्रमुख वैचारिक व दार्शनिक आधार है, जिसका उद्देश्य भारतीय समाज को नकारात्मक रूढ़ियों व अंधविश्वासों से मुक्त करना है। उत्तर संख्या 15। संघीय समाज वह होता है जिनमें विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति व भौगोलिकता के लोग रहते हैं। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। उत्तर संख्या 15। संघीय समाज वह होता है जिनमें विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति व भौगोलिकता के लोग रहते हैं। उत्तर संख्या 16। भारतीय संविधान सभा के विषय में कहा जाता है कि भारतीय संविधान सभा प्रतिनिधिमूलक नहीं थी। यह कथन कुछ सीमा तक उचित है, क्योंकि इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया था। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। उत्तर संख्या 16। भारतीय संविधान सभा के विषय में कहा जाता है कि भारतीय संविधान सभा प्रतिनिधिमूलक नहीं थी। यह कथन कुछ सीमा तक उचित है, क्योंकि इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया था। यह सन 1946 के चुनाव पर गठित विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गठित की गई थी। इस चुनाव में वयस्क मताधिकार भी नहीं दिया गया था। उस समय सीमित मताधिकार प्रचलित था। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। यह सन 1946 के चुनाव पर गठित विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गठित की गई थी। इस चुनाव में वयस्क मताधिकार भी नहीं दिया गया था। उस समय सीमित मताधिकार प्रचलित था। इसमें अनेक लोगों को मनोनीत किया गया था। इसलिए भारतीय संविधान बनाने की प्रक्रिया प्रतिनिधिमूलक नहीं थी। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। इसमें अनेक लोगों को मनोनीत किया गया था।
इसलिए भारतीय संविधान बनाने की प्रक्रिया प्रतिनिधिमूलक नहीं थी। उत्तर संख्या 17। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से लैंगिक न्याय का कोई उल्लेख नहीं है। इसी कारण समाज में अनेक रूपों में लैंगिक अन्याय दिखाई देता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। उत्तर संख्या 17। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से लैंगिक न्याय का कोई उल्लेख नहीं है। इसी कारण समाज में अनेक रूपों में लैंगिक अन्याय दिखाई देता है। यद्यपि संविधान के मौलिक अधिकार के भाग में अनुच्छेद 14, 15 व 16 में उल्लेख है कि लिंग के आधार पर कानून के समक्ष सार्वजनिक स्थान पर व रोजगार के क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। यद्यपि संविधान के मौलिक अधिकार के भाग में अनुच्छेद 14, 15 व 16 में उल्लेख है कि लिंग के आधार पर कानून के समक्ष सार्वजनिक स्थान पर व रोजगार के क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय में महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक न्यायोचित विकास की व्यवस्था की गई है। समान कार्य के लिए समान वेतन की भी व्यवस्था है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय में महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक न्यायोचित विकास की व्यवस्था की गई है। समान कार्य के लिए समान वेतन की भी व्यवस्था है।